नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के विशेष कार्यक्रम नमस्कार एमपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नमस्कार एमपी में हम लेकर आते हैं कुछ खास मेहमान और साथ ही करते हैं कुछ खास विषयों पर चर्चा। तो आज क्योंकि एक बहुत ही खास दिन है, 22 फरवरी का दिन, जिसको हम मनाते हैं विश्व चिंतन दिवस के रूप में, वर्ल्ड थिंकिंग डे के रूप में। तो आज उसी पर हम चर्चा करेंगे, कब इसकी शुरुआत हुई, इसका उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है, और आज यानी कि 22 फरवरी 2023 में किस थीम पर हम मना रहे हैं वर्ल्ड थिंकिंग डे। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और सबसे पहले जान लेते हैं आज का तिथि और आज का पंचांग क्या कहता है। तो आज है विक्रम संवत 2079, तृतीया तिथि, उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र, दिन बुधवार, तारीख 22 फरवरी। और जैसा कि हम अपने भविष्य को बढ़ने के पहले, भविष्य में जाने के पहले अपने इतिहास के पन्ने को खंगालना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि इतिहास में क्या कुछ हुआ है और इस दिन क्या कुछ विशेष रहा। इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा पलटते हैं और जान लेते हैं आज का इतिहास। तो आज 1556 में मुगल सम्राट नसीरुद्दीन हुमायूं का निधन हुआ था। बात की जाए 1731 की, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन का जन्म आज के दिन ही हुआ। 1821 में स्पेन ने फ्लोरिडा राज्य को $50 लाख में अमेरिका को सौंप दिया था। साथ ही 1935 की बात की जाए तो अमेरिका ने विमानों के व्हाइट हाउस के ऊपर से उड़ान भरने पर रोक आज के दिन ही लगाई थी। 1944 राष्ट्रपति महात्मा गांधी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी की पुण्यतिथि आज के ही दिन। और साथ ही 1958 की बात की जाए तो देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की पुण्यतिथि आज के ही दिन है। 1974 की बात की जाए तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश को आज के दिन ही मान्यता प्रदान की। 1996 में हवाला कांड ने भारतीय राजनीति में एक तूफान सा ला दिया था। 1997 की बात की जाए तो एक बहुत ही बड़ी घटना के रूप में से देखा जाता है, जिसमें क्लोनिंग की गई थी, जिसका नाम दिया गया था भेड़ डॉली। और अब बात की जाए 22 फरवरी 1980 की, तो अफगानिस्तान ने मार्शल लॉ की घोषणा आज के ही दिन की थी। सन 2005 में ईरान में जबरदस्त भूकंप आया और इस त्रासदी में 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। तो इतिहास को तो हमने जान लिया, लेकिन जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो होना चाहिए सुविचार। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्या सुविचार, आइए उससे ही शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। आज का सुविचार है, जब हम लक्ष्यों को पाना चाहते हैं और लक्ष्य हमें मुश्किल लगते हैं तो लक्ष्य को ना बदलें, बल्कि अपने प्रयासों में बदलाव करें ताकि मंजिल और नजदीक हो सके। तो हमने ये जान लिया कि आज सुविचार क्या है, लेकिन जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं नमस्कार एमपी में, आज एक खास दिन है और हमारे स्टूडियो में, दूरदर्शन के स्टूडियो में खास मेहमान है। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। इस वक्त हमारे साथ कौन कौन से विशेषज्ञ मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर जवाहर कर्नावट जी। सर बहुत बहुत स्वागत है। लेखक हैं, वक्ता हैं, शिक्षाविद हैं और लगातार हिंदी के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं और कई पुरस्कार भी इनके नाम है, जिनका मैं जिक्र करूंगी क्योंकि बहुत लंबी एक फहरिस्त है। और आइए एक और मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे भी मैं आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे बीच मौजूद हैं रागनी उपलब्धवार जी। रागनी जी बहुत स्वागत है। रागनी जी लेखक हैं, कवयित्री हैं और साथ ही शिक्षाविद हैं। हीलिंग की दिशा में भी बहुत से कार्य कर रही हैं और जनसेवा में समर्पित है। रागनी जी का मैं पुनः से स्वागत करती हूँ। और आइए इस दिन की शुरुआत, क्योंकि वर्ल्ड थिंकिंग डे है और किसके लिए ये दिन समर्पित है, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई, ये जान लेते हैं। और मैं सबसे पहले डॉक्टर कर्नावट का ही रुख करूंगी। और डॉक्टर साहब की मैं एक उपलब्धि और आपको बताते चलूं कि विश्व हिंदी सम्मान से इन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन। और आपको बता दें कि वैश्विक स्तर पर भारत और विश्व के प्रमुख चुनिंदा हिंदी विद्वानों को यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो सर के लिए मैं बधाइयाँ सबसे पहले प्रेषित करती हूँ। सर बहुत बहुत बधाई आपको। और चलिए शुरुआत करते हैं। सर आज का जो दिन है विश्व चिंतन दिवस है, वर्ल्ड थिंकिंग डे के रूप में जाना जाता है। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इस दिन की शुरुआत किस तरीके से हुई, किस उद्देश्य को लेकर हुई। देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व में जो स्काउट्स और गाइड्स हैं उनका एक विशेष महत्व है और खासकर जो महिला स्काउट्स और गाइड्स हैं तो उनका पूरे वैश्विक स्तर पर एक फैलाव है। और एक व्यक्तित्व हुए थे लॉर्ड बैडन पावेल। लॉर्ड बैडन पावेल वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने 1926 में जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ गर्ल्स स्काउट्स एंड गर्ल्स स्काउट्स है संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ पर उसका एक सम्मेलन हुआ था और उसमें ही ये विचार आया कि क्यों न इसको एक विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि सारे विश्व में जो एक तरह से यूँ कहा जाए कि परोक्ष रूप में
ये महिलाओं को एक अलग सोच प्रदान करे, उससे उनका सशक्तिकरण हो और वो एक नई दिशा में काम कर सके। इस तरह 1926 से इसकी शुरुआत हो गई थी और इसे पूरे विश्व में लगभग 150 से अधिक देशों में विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। दूसरा एक और पहलू कि पहले इसे केवल चिंतन दिवस से मनाया जाता था, लेकिन जब दुबई में 1999 में इसका सम्मेलन हुआ तो ये तय किया गया कि इसे विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाए। तब से ये विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी बिल्कुल, तो विश्व चिंतन दिवस मनाया जाने का जो एक लक्ष्य रहा, एक उद्देश्य रहा, 1926 से सर बता रहे हैं कि इसकी शुरुआत हुई है और महिलाओं को किस तरीके से सशक्त किया जाए, क्योंकि इस दिशा में लगातार प्रयास हो रहे हैं, उसको लेकर ये कार्य किया गया। और जो स्काउट गाइड्स रहे हैं उनके लिए सर ने बहुत अच्छी बात कही और आज लगभग हर जगह इसको मनाया जा रहा है और इसको लेकर चिंतन किया जा रहा है। इस पर हम और भी चर्चा करेंगे सर से, और हमारे बीच एक और मेहमान, खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए उनका रुख करते हैं। हमारे साथ रागिनी जी है। रागिनी जी, लगातार कई वर्षों से आप हीलिंग को लेकर भी कार्य कर रही हैं, वास्तुविद भी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी आप कार्य कर रही हैं, क्योंकि आज हम चिंतन की बात कर रहे हैं। तो हमारे जो युवा इस वक्त हमें देख रहे हैं और जो आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि मोटिवेशनल की बात तो की जाती है, मोटिवेट होने की बात की जाती है, हमने सुविचार की भी बात की, हम सुविचार पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे करें, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। इसके लिए हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? मोटिवेशन जो होता है वो दो तरह का मोटिवेशन होता है, एक तो हमारा इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। तो आजकल एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए अब सबसे मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगी कि जितनी सोशल मीडिया है वो बहुत सारे तरीके से हमें परिचित करवा रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर से, और उनसे बच्चे सुन भी रहे हैं। लेकिन जो आपकी जो चिंता है वो मेरी भी चिंता है, क्योंकि लोग सुन तो बहुत रहे हैं लेकिन उसको अमल में नहीं ला रहे हैं। तो मोटिवेशन सुनने के बाद, जैसे आपने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, शिव खेड़ा है, विवेक बिंद्रा है, संदीप माहेश्वरी है, और संदीप माहेश्वरी के तो बहुत फैन फॉलोइंग भी है युवाओं की। सुनते हैं लेकिन सुनने के बाद वो मोटिवेशन मुश्किल से 2-3 दिन 4 दिन उससे ज़्यादा नहीं रहता, फिर वो डाउन हो जाते हैं। तो ये मोटिवेशन जो एक्सटर्नल है वो जब तक इंटरनल में चेंज नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। तो इंटरनल मोटिवेशन के लिए कंटिन्यूस प्रक्रिया होती है। हम जब सतत किसी काम को करेंगे उस काम से ही हमें लाभ मिलेगा, वरना ये मोटिवेशन एक्सटर्नल बन के रह जाएगा। तो इसके लिए मोटिवेशन के लिए बहुत पुराने समय से भी बहुत सारी चीज़ें, पुस्तकें हैं, पुस्तकें पढ़ना। तो आजकल तो रीडिंग हैबिट्स ही कम हो गई है, सब जितने साहित्यकार है सबकी चिंता भी है कि पढ़ते ही नहीं है बच्चे, तो वीडियो आते हैं, वीडियो देख लेते हैं। तो वीडियो और पुस्तक पढ़ने से क्या होता है, पुस्तक के जो शब्द होते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाते हैं, और जब सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनते हैं और वही चीज़ें बार बार रिपीटेडली हमारे सामने आती है, तो वो हमारे मेमोरी में चले जाती हैं, और फिर उसको हम जब करने लगते हैं तो वो हमारी आदत में बदल जाती है। जब आदत बदलती है तो वो एक्चुअल में मोटिवेशन होता है, और वो फिर हमारे हम जानते हैं 21 डेज यदि हमने कोई काम किया तो हमारी आदत बन जाती है, और 21 डेज में यदि किसी कारण से नहीं बनी, कहीं लूज़ हो गए, तो 51 डेज का भी है कि 51 डेज तो आप उस चीज़ को करते रहिए, तो ये हैबिट बनती है। तो मोटिवेशन तो लाइफ के हर क्षेत्रों में ज़रूरी है और हर एज में भी ज़रूरी है। जैसे मुझे देख के बहुत लोग मोटिवेट होते हैं कि आप अभी कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि किसी एक ही फील्ड का मोटिवेशन या एक ही तरह का मोटिवेशन ज़रूरी नहीं है। हर फील्ड में बच्चों को भी मोटिवेशन चाहिए, इवन घर में रहने वाली महिलाओं को भी मोटिवेशन चाहिए, बूढ़े लोगों को भी मोटिवेशन चाहिए। तो मोटिवेशन तो सबको चाहिए, लेकिन वो बाहरी मोटिवेशन मिलता रहेगा तो इंटरनल मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। बिल्कुल, तो बाहरी मोटिवेशनल अगर आप होते हैं, क्योंकि एक बात की जाती है सेल्फ मोटिवेशनल सबसे महत्वपूर्ण एक टेक्निक होती है। अगर आप खुद को भी मोटिवेट रखते हैं, लेकिन उसके लिए आपको किताबें पढ़ना ज़रूरी है, अच्छे लोगों की संगत में ज़रूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि सत्संग से ही आप अच्छे विचारों को आत्मसात कर सकते हैं, और आत्मसात करने के लिए आपको किताबों को पढ़ना होगा, चिंतन करना होगा। और आज का दिन है चिंतन का दिन, तो आइए एक बार फिर रुक करते हैं। कर्नावट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और सर बहुत लंबे समय से शिक्षा को लेकर भी कार्य कर रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में भी रहे हैं, एक बहुत लंबा अनुभव इनका बैंकिंग का भी रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बताना चाहूँगी, 25 देशों की 120 वर्षों की हिंदी पत्रकारिता, इस पर गहन शोध सर लगातार कर रहे हैं, और इसको लेकर ही इन्हें सम्मानित किया गया है। सर, हिंदी की बात की जाए तो एक ये भी बहुत बड़ा चिंतन का विषय है, क्योंकि हम हिंदी भाषा का सम्मान तो करते हैं, लेकिन हम ये बोलने में भी फख्र महसूस करते हैं कि मुझे हिंदी थोड़ी थोड़ी आती है। तो ये हिंदी थोड़ी थोड़ी आती है, ये नहीं होना चाहिए। हिंदी का हम सम्मान करें। और क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर, क्योंकि ये भी एक चिंतन का बहुत बड़ा सबब है। देखिए, मेरा ये जो शोध कार्य है, इसका उद्देश्य यही था कि पूरे विश्व में हिंदी कितनी फैली हुई थी, और आज से नहीं 1826 से ये हिंदी
पूरे विश्व के किन किन देशों में फैली हुई थी। और इसीलिए देखिए मैंने जब इस तरह के शोध कार्य शुरू किया तो आप देखिए जो हिंदी की पत्र पत्रिकाएँ निकलती, यदि मैं आपको जिक्र करूँ 1903 का कि दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन निकलता था। हम तो एक या दो भाषा के अखबार की बात करते हैं, वो इंडियन ओपिनियन गुजराती, तमिल, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाओं में एक साथ निकलता था। तो इसके अलावा भी आप अगर देखेंगे कि कई देशों में लोगों ने हाथ से लिखकर हिंदी की पत्रिकाएं निकाली। तो हमारा उद्देश्य भी है कि भाई हिंदी कितनी इसका विस्तार था, कितनी महत्वपूर्ण भाषा है, कितनी सशक्त भाषा है। तो उन लोगों ने, खासकर उन प्रवासी भारतीयों ने हिंदी को लेकर, क्योंकि कोई भी भाषा है वो संस्कृति से जुड़ी हुई होती है और भाषा के माध्यम से संस्कृति आगे बढ़ती है, तो उन्होंने इस भाषा के माध्यम से इन देशों में भारतीय संस्कृति को जीवित रखा, भारतीय जो संस्कृति के साथ साथ जो परंपराएं हैं उनको जीवित रखा। तो मेरा उद्देश्य यही था कि इन सब बातों को सामने लाना था। आज जो विश्व हिंदी सम्मेलन जो फिजी में हुआ, आप देखिए फिजी में भी जब 1850 या 1874 में लोग गए, आज फिजी में हिंदी वहाँ की संविधान में मान्यता प्राप्त राजभाषा है। वहाँ पर संसद में हिंदी में बात की जा सकती है। 8वीं तक बच्चों को 3 भाषाएं, जिसमें काईबीती है, जिसमें हिंदी है और अंग्रेजी है, अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है। तो इसका उद्देश्य ही है कि हम जब विदेशों में हिंदी का इतना मान सम्मान है, इतना प्रयोग है, तो हम अपनी भाषा को क्यों नहीं महत्व दें, सम्मानित करें। ये हमारा इसका प्रमुख उद्देश्य भी है। और खासकर देखिए जो आज विश्व चिंतन दिवस आज जब है, तो बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि भाई मैन मेक्स हिस्ट्री बट आइडियाज मेक मैन। मनुष्य इतिहास बनाता है लेकिन मनुष्य को बनाने वाले उसके विचार होते हैं। और जो चिंतन है, जब हम चिंतन करते हैं तब हमारे सामने नए विचार आते हैं। और खासकर इसकी जो थीम है, मैं आपको बता दूं कि जो स्काउट्स एंड गाइड्स की थीम है, ये तो एक तरह से सेवा कार्य करता है, सहायता करता है, लोगों के जीवन को आगे बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए लॉर्ड बेडन पावेल ने एक बात 1932 में एक सारे विश्व के स्काउट गाइड्स को संदेश दिया था कि आप 1 पैसा दान कीजिए और उस 1 पैसे के माध्यम से हम जो वंचित हैं या खुद की या दूसरे, उनकी हम सहायता करें। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश भी आज का जो दिन है वो देता है। भाषा के साथ साथ इसका भी अपना एक चिंतन और विचार का भी महत्व है। और दूसरा एक बात कहना चाहता हूँ कि जो चिंतन और विचार होता है वो तो अपनी भाषा में ही होता है। बिल्कुल आप तो लीजिए, कल हमने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया, सारे विश्व मनाया जाता है। तो वो चिंतन के लिए भी तो हम तो ये एक दूसरे के पर्याय हैं, 21 फरवरी और 22 फरवरी। जी बिल्कुल। तो 21 तारीख को हमने मातृभाषा दिवस मनाया और आज हम विश्व चिंतन दिवस मना रहे हैं। और सर ने बहुत अच्छी बात की है, बहुत ही प्यारी बात की। जो विचार होता है, जो चिंतन होता है, अपनी भाषा में ही होता है। क्योंकि हम इंग्लिश में या किसी और भाषा में कितने भी नॉवल पढ़ लें, कितने भी मोटिवेशनल कोट्स पढ़ लें, लेकिन जब हिंदी में पढ़ते हैं तो हमारे विचार में कहीं ना कहीं वो छप जाता है। और रागिनी मैम ने भी बहुत अच्छी बात की कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें भी ये बात जो है वो चिन्हित हो जाती है, अंकित हो जाती है। तो कहीं ना कहीं बहुत समय तक हमारे दिमाग में रहती है। हम चिंतन की बात कर रहे हैं, सर बहुत अच्छा हमें उदाहरण भी दे रहे हैं और साथ ही हिंदी का भी हम चिंतन कर रहे हैं, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है कि हमारे आने वाली पीढ़ी हमारी भाषा, हमारी संस्कृति को समझे। आइए एक बार फिर मैं रागिनी जी का रुख करना चाहूँगी। रागिनी जी ने जो बात की कि हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए, लेकिन मैम अब जो समय आ गया है, जो हमारे युवा हैं वो 15 सेकंड की रील देखकर उसे स्क्रॉल करना जानते हैं, वो पुस्तक लेकर बैठे आपको नजर नहीं आएंगे। हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो किताबों के ढेर में, पहले लाइब्रेरी का कल्चर हुआ करता था, अब हाथों में मोबाइल है, उसमें हमें थोड़ा देर पढ़ा, 2 लाइन अच्छी नहीं लगी तो हमने इसको स्क्रॉल कर दिया, चेंज कर दिया। इस तरीके की पीढ़ी को हम कैसे चिंतन और मंथन के विषय में समझाएं? ये वास्तव में चिंतन का विषय ही है और आज चिंतन दिवस है। अभी तो जो नई पीढ़ी है वो सुनने को तैयार नहीं। वो मतलब वो साफ कहती है कि पुस्तकें तो पीछे ले जाएंगे, हमारा टाइम एटलीस्ट वो भी यदि सुनते हैं तो मोटिवेशन तो होता है, लेकिन पढ़ने का अपना मजा है। और पढ़ने से जो हमारे दिमाग में जो इमेज बनती है, देखिए जो ऑडियो कैसेट्स आ रहे हैं आजकल, हर बुक के ऑडियो कैसेट्स आ रहे हैं, उसको सुनने से वो जो सामने वाला बोल रहा है वो हमारे दिमाग में बनती छवि, लेकिन जब हम पुस्तक पढ़ते हैं तो हमारी अपनी छवि बनती है। मुझे बहुत बचपन की एक छोटी सी घटना आ रही है, मैंने शिवानी को बहुत पढ़ा और शिवानी जो सुंदरता का वर्णन करती थी, आज भी मुझे वो सुंदरता ऐसे है। और फिल्मों में कोई कलाकार उतनी सुंदर नहीं लगती, तो वो जो मेरी छवि बनी हुई है वो छवि हर किसी की बनेगी यदि पुस्तकें पढ़ते हैं तो पुस्तक पढ़ने के बाद, और मैंने अभी आपको कहा कि छवि जो बनती है वो हमारे सबकॉन्शियस का हिस्सा बनती है, तो लॉन्ग टाइम तक जो हमें इफेक्ट देता है वो पुस्तकें ही देती हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें लाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा जो चिंतनीय विषय भी है कि बच्चे कैसे पुस्तक पढ़ें, तो ये तो हमें बचपन से शुरू करना पड़ेगा। अब मैं घर में भी माहौल देना पड़ेगा। जब माता पिता ही नहीं पुस्तक पढ़ रहे हैं आजकल तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे? फिर स्कूल में भी शॉर्टकट चल रहा है, कोचिंग परंपराएं चल रही, तो जो पुस्तक एकदम एक्चुअली परीक्षा के लिए पढ़ाई हो रही है,
तो वहीं से डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया पढ़ाई को लेके। तो सवाल उठता है कि कोर्स की पुस्तक इतने मुश्किल से पढ़ रहे हैं तो ये पुस्तकें कैसे पढ़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। विदेशों में आज भी बहुत कल्चर है, मतलब बच्चे पढ़ाई करते हैं, बड़े बड़े नॉवेल उनके लिए लिखे जाते हैं, बच्चों के लिए नॉवेल होते हैं, वो पढ़ते हैं। हमारे यहाँ भी इस तरह की चीज़ें लिखने वाले लिख रहे हैं लेकिन वो बच्चों तक पहुँच नहीं बना पा रहे हैं या बच्चों को उसमें इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए कोई ना कोई स्ट्रेटजी लेना पड़ेगा और वो लाना पड़ेगा कि कैसे बच्चे पढ़ें। लेकिन जो सेल्फ, फिर मैंने कहा ना, सेल्फ मोटिवेटेड पढ़ने वालों की संख्या कम है ज़रूर, लेकिन जो है वो क्वालिटी वाइज पढ़ भी रहे, अच्छी अच्छी पुस्तकें मिल जाए। एक और चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है, मैंने अभी आपको मैं बताना चाहूँगी कि मेरी एक पुस्तक आ रही मोटिवेशनल पे, तो मैंने वो पुस्तक क्यों लिखी। बहुत पुस्तकें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे अभी इस समय, लेकिन सारी पुस्तकों में अंग्रेजी राइटर्स ने लिखी हैं और अंग्रेज लोगों के ही उदाहरण हैं। तो जब हम पुस्तक पढ़ते, जो मैंने फील किया जब पुस्तक पढ़ते तो वो अपनी सी नहीं लगती, मतलब वो रॉबर्ट नाम है और वो सब उस तरह के नाम है तो हमें कहीं उसमें अपनापन नहीं लगता। मैंने इस चीज़ को फील किया, फिर मैंने ये कोशिश की है कि यदि हम अपनी, जैसे अभी सर ने कहा कि चिंतन तो अपनी भाषा में ही होता है, मज़ा तो अपनी भाषा में ही आता है, तो मैंने कोशिश की है कि जो पुस्तक लिखी उसमें सारे अपने देश के लोगों के नाम लिखें। इसके पीछे मेरा केवल एक ही मकसद था कि जब अपनापन लगेगा तब पुस्तक पढ़ने में मज़ा आएगी। तो ये भी एक जरिया हो सकता है कि हम हमारे कल्चर की, हमारे यहाँ से निकली हुई पुस्तकें बच्चों तक पहुँचे, युवाओं तक पहुँचे, क्योंकि मोटिवेशनल बुक जनरली किशोरावस्था के बाद के बच्चों के लिए होती है जी, तो उन तक पहुँचे उस तरह की बुक। बिल्कुल, तो किस तरीके से पहुँचे ये भी मैम बता रही हैं और उस पर भी हम चिंतन करेंगे और जो किताब आ रही है उसका भी हम जिक्र करेंगे क्या कुछ लिखा हुआ है। लेकिन आज एक और बहुत ख़ास दिन है। आज आपको बता दूं कि प्रथम शिक्षा मंत्री भारत के अब्दुल कलाम आज़ाद जी, जिनकी पुण्यतिथि है, और उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हैं और गांधी जी के सिद्धांतों का उन्होंने समर्थन भी किया है। डॉक्टर कर्नावत हमारे साथ हैं और लगातार शिक्षा की दिशा में उन्होंने भी काम किया है, उनसे ही चर्चा कर लेते हैं। सर, एक ऐसा व्यक्तित्व जिनकी आज पुण्यतिथि है, आज हम उनको यहाँ पर नमन करते हैं, उनको याद कर रहे हैं और दूरदर्शन के तमाम जो दर्शक हैं वो भी उनको आज याद कर रहे हैं, क्योंकि उनके बहुत सारे ऐसे हमारे जो भारत देश को लेकर, क्योंकि स्वतंत्रता की लड़ाई में उन्होंने साथ दिया, इसके अलावा शिक्षा को लेकर कार्य किया, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। अब्दुल कलाम आज़ाद जी बड़े गांधीवादी सिद्धांतों के व्यक्तित्व थे और चूंकि उनका अपना एक विस्तृत सोच था, एक व्यापक सोच था कि भारत देश की परिस्थितियों को, भारत देश की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारी शिक्षा किस तरह होना चाहिए, और ख़ासकर वो चाहते भी थे। आपको बता दूं कि गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा की और बहुत उस तरफ ध्यान आकर्षित किया था कि भाई जो शिक्षा हो वो पूरा श्रम या कार्य से सीधे हो जुड़ी हुई हो, इस तरह की बातों का। हालांकि ये बात सही है कि स्वतंत्रता के कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया, तो वो जो शिक्षा की जो प्रवृत्तियां उन्होंने विकसित करने की सोची थी, हालांकि हम उस पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन आप देखेंगे कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें उन बातों को मैं देखता हूं कि फिर से सामने लाया गया है, खासकर बुनियादी शिक्षा के विकल्प के रूप में कि भाई हमारी शिक्षा में एक तो माध्यम के रूप में कह दें, दूसरा सीधे सीधे कामकाज से जुड़ी हुई शिक्षा होगी। आपने देखा होगा कि कितनी इस नई शिक्षा नीति में उन बातों का समावेश किया गया है, जिसके माध्यम से दूसरा जो आज जो विश्व चिंतन दिवस है, तो हमारी जो ज्ञान परंपरा रही है, हमारे जितने हमारे जो ग्रंथ रहे हैं, प्राचीन ग्रंथ रहे हैं, वो सब भी इस चिंतन में हमारे लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि हम जो अभी मैडम बहुत अच्छी तरह ये बात कर रही थी कि हम पता नहीं क्यों उदाहरण विदेशों के देते हैं, जबकि हमारे यहाँ स्वामी विवेकानंद और न जाने कितने विचारक रहे हैं। तो हमको इस नई शिक्षा के माध्यम से उन हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसके चिंतन को भी एक दिशा मिलती है। और खासकर जो अब्दुल कलाम आज़ाद जो चाहते थे कि भाई हमारी जो शिक्षा है वो भारतीय मूल्यों की शिक्षा हो, वो शिक्षा हमारी भारतीय संस्कृति का हो, तो मुझे लगता है कि उनके आज जो उनकी जिस तरह से आपने उनका जिक्र किया, तो मुझे लगता है कि शायद जो आने वाला समय है उनके विचारों को शायद हम कार्यान्वित कर पाएँ। बिल्कुल, तो जिस दिशा और दशा को, भारत की दिशा को उन्होंने बदलने का प्रयास किया, जो चिंतन मंथन उस समय उन्होंने किया, और आज अगर हम उसे सार्थक रूप से आत्मसात कर सकते हैं, निवेशित कर सकते हैं, समाहित कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और मैं साथ ही आपको बताते चलूँ, जो नमस्कार एमपी कार्यक्रम है ये लाइव फोन इन कार्यक्रम है, और हमारी स्क्रीन पर इस वक्त फ़ोन नंबर हम आपको बता दें, हमारे फ़ोन नंबर है 0755 266 0049, टोल फ्री नंबर है
1800-233-0040। तो आप फ़ोन कर सकते हैं, आपके जहन में कोई भी सवाल आता है तो आप वो भी कर सकते हैं हमारे विशेषज्ञों से। और एक बार फिर मैं रुक करना चाहूँगी रागनी जी का। रागनी जी, बहुत सारी बात हम कर रहे हैं, एक पुस्तक का आपने जिक्र किया और उस पुस्तक का नाम आपने मुझे बताया था, डर को पहचानो और डर को जीतो। ये डर क्या है जो लगातार हमारे दिलो दिमाग पर छाया हुआ है? इसको लेकर लगातार हम देख रहे हैं एक नकारात्मकता का माहौल नजर आता है। किस डर को लेकर आपने जिक्र किया? डर एक्चुअल में निगेटिव इमोशंस हैं। हमारे बहुत सारे इमोशन पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं। डर एक निगेटिव इमोशंस है और मुझे कहीं लगता था कि पहले तो मुझे लगता था कि मैं निडर हूँ, फिर मैंने बहुत जब उसमें जैसे जैसे मैं घुसते गई मुझे लगा हर कोई डरपोक है, कहीं ना कहीं एक डर तो हर किसी के अंदर है। ये बात अलग है कि वो अपने डर पे कंट्रोल कर लेता है। तो मेरे दिमाग में यही बात आई कि हम सबसे पहले तो डर को पहचानें। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने डर को पहचाने और पहचानने के बाद स्वीकार करें। बहुत सारे लोग डरते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए छोटा सा उदाहरण देती हूँ, लिफ्ट में चलना है या कहीं आगे बढ़ना है तो डर लग रहा है, लेकिन हम शो नहीं होने देना चाहते लोगों को कि मुझे डर लग रहा है, और उस चक्कर में हम उस डर से फाइट करना शुरू करते हैं और फिर उसका नतीजा कुछ अलग हो सकता है। तो ये डर मतलब डर है तो है, उसमें क्या है, पर हम जिस दिन अपने डर को पहचान लेंगे और स्वीकार लेंगे तो निश्चित रूप से उस डर को हटाने का प्रयत्न करेंगे। और डर कैसा, सबसे बड़ा डर तो ये लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। यानी हर कोई यहीं आके अटक जाता है कि मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा, तो वो लोग क्या कहेंगे के चक्कर में हम आगे बढ़ते ही नहीं और फिर पीछे रह जाते। फिर बहुत सारे डर हैं। एक जैसे मैं यदि बताना चाहूँ कि एक सेकंड रुकना चाहूँगी, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं। जी। हमारे साथ जबलपुर से कॉलर जुड़ रहे हैं। सर आपका नाम बताएं। नमस्कार। हेलो जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? सर आप तक आवाज पहुंच रही है, आपका सवाल कीजिए। जी नमस्कार मैडम। जी जी मुझे आवाज आ रही है आपकी। जी आपका सवाल कीजिए सर। जी नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं प्रणाम करना चाहूंगा हमारे जो गेस्ट आए हैं उनको, जी मेरा सवाल मैडम से और सर से दोनों से ही है। जी। और मेरा सवाल ये है कि जो मोटिवेशन की हम बात करते हैं, जो इनर मोटिवेशन और आउटर मोटिवेशन, तो वो हम जानना चाहते हैं कि जैसे मेरी एज तो अभी कम है, मैं छोटा ही हूँ, लेकिन अगर हम इंडिया के प्रोस्पेक्ट से बात करें तो हम किन महान लोगों को फॉलो करें ताकि हम मोटिवेट खुद भी हों और अंदर भी हमारा मोटिवेशन खुद भी मोटिवेट हो सके। जी रागनी जी जरूर। जैसा कि अभी कहा और सर ने भी कहा कि हमारे देश में बहुत चिंतक हुए हैं और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन वो लाइब्रेरी के किसी कोने में पड़ी हुई है। यदि हम जानना चाहें हम किसी को फॉलो करें ना करें, हम विवेकानंद हैं, हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, महात्मा गांधी, ऐसे बहुत सारे चिंतक हैं, यदि उनकी पुस्तकें भी पढ़ते हैं, बहुत छोटी छोटी पतली पतली पुस्तकें भी हैं, क्योंकि पुस्तकें सबसे अच्छी मित्र होती है और पुस्तकें सबसे लंबे समय तक साथ देने वाली होती है। ये है। इसके अलावा भी बहुत सारे इस समय हमारे मोटिवेशनल स्पीकर जो आपको ऑनलाइन दिखाई देंगे, उनसे जुड़ सकते हैं। शिव खेड़ा जी हैं जो बड़ी बड़ी लंबी लंबी क्लासेस लेते हैं, उनसे काफ़ी एजेड हो गए हैं, उसके बावजूद उनका मोटिवेशन करने का जो एक्सपीरियंस है और जो उनका तरीका है वो बहुत शानदार है। और अभी बहुत चर्चित, जैसे मैं कहूँगी कि संदीप माहेश्वरी को सुनिए, बहुत अच्छे से वो इतने मोटिवेट करते हैं और उनकी सबसे बड़ी खासियत मैं यहाँ बताना भी चाहूँगी कि वो एक्टिविटी के माध्यम से मोटिवेट करते हैं। पर यह है कि आप इनको सुनिए ज़रूर, लेकिन उसके बाद कुछ चीज़ों को पूरा यदि आपने लंबा 1.5 घंटे का उनका वीडियो देखा है तो उसको फॉलो नहीं करते, लेकिन एटलीस्ट कोई 3 चीज़ों को पकड़ लीजिए और उस 3 चीज़ों को पकड़ के 21 दिन, मेरा 21 दिन का फंडा है, 21 दिन आप करिए, वो आपकी आदत बन जाएगी। तो फिर आपको स्वतः ही लगने लगेगा कि मैं एक चीज़ कर सकता हूँ तो मैं और बहुत चीज़ कर सकता हूँ, और जिस दिन आपके मन में ये बात आ जाएगी कि मैं कर सकता हूँ, तो ये सबसे बड़ी फीलिंग है, मैं कर सकता हूँ मतलब फिर मैं मोटिवेट हो गया हूँ। तो तब तक कोई काम को करिए जब तक मैं कर सकता हूँ कि भावना ना पैदा हो जाए। मैं कर सकता हूँ, यू कैन, और यू कांट जो है अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए बिल्कुल, और यू कैन वाला फॉर्मूला अपनाइए। डॉक्टर कर्नावट भी हमारे साथ है, उनसे भी सवाल यही है। सर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि एक तो शॉर्टकट को छोड़ दीजिए। जी, अभी बात पुस्तकों की चल रही थी कि भाई सब दे देते हैं, तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि भाई गूगल सहायक है, पुस्तकें नायक है वास्तव में आप। और दूसरा ये है कि जो हमारे भाई साहब ने प्रश्न किया है कि जो हम अगर पराजित भी होते हैं तो उसको पराजित नहीं माने, वो कहें कि भाई हमें प्रयत्न लगातार जारी रखना है, क्योंकि हमारे मन में कई तरह की भावनाएं घर कर लेती हैं, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, तो उन परिस्थितियों का सामना करते हुए
हम उद्देश्य को किस तरह हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बाधाएं बहुत आती है। हम आगे बढ़े, हम भी एक बहुत मतलब मैं खुद स्काउट गाइड का मैंने काम भी किया विद्यालय में, बिल्कुल साधन नहीं थे, लेकिन यदि हम हार नहीं मानते और सोच लेते हैं कि नहीं हमें जी तोड़ मेहनत करना है, उद्देश्य करना है, तो हम अपने जो है आगे बढ़ सकते हैं। यही भावना को हम ध्यान रखें, वही हमारे लिए सबसे बड़ी अभिप्रेरणा या मोटिवेशन है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो हमारे नायक हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं, और मुझे हरिवंश जी की कविता याद आती है कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, लक्ष्य में बाधाएं बहुत सारी आएंगी, मंजिल तक पहुंचना है तो आपको बिना रुके अपने आप को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट भी करना है, क्योंकि हर दिन हमें ऐसा लगता है कि एक आवाज़ आती है पीछे से जो हमें पीछे खींचती है। उस आवाज़ को रोकना है और उस आवाज़ को सुनना है जो हमें आगे बढ़ने के लिए फोर्स करती है, प्रेरणा देती है। और इम्पॉसिबल में भी छुपा है आई एम पॉसिबल, तो इस पॉसिबल को याद रखिए। और लगातार चिंतन मंथन भी हम कर रहे हैं। डॉक्टर कर्नावट ने सवाल का जवाब दिया है, मुझे लगता है आप बिल्कुल संतुष्ट भी हुए होंगे। हमारे तमाम दर्शकों से मैं यही अनुरोध करूंगी कि अगर कोई और सवाल आपके मन में है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हम लगातार आपके फोन भी उठा रहे हैं। और बात कर रहे हैं आज वर्ल्ड थिंकिंग डे पर। सर, वर्ल्ड थिंकिंग डे पे हमने स्काउट गाइड्स की बात की, क्योंकि मैं भी गाइड की छात्रा रही हूं, तो मैंने वो सेशन देखा है, क्योंकि किस तरीके से हम अपने आप को आत्मनिर्भर बनाते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन में रखते हैं। डिसिप्लिन की भावना जो है ये हमने सीखी है वहाँ बचपन से। तो आज के जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो युवा हैं, जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश आज के दिन आप दे रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं कि ये जो विश्व चिंतन दिवस है हर साल एक सूत्र वाक्य, एक थीम देता है। तो 2023 का जो थीम है वो है हमारी दुनिया, हमारा शांतिपूर्ण भविष्य, पर्यावरण और लैंगिक समानता। अब देखिए, जो विश्व शांति की, जो शांतिपूर्ण भाव की जो बात कही है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो बात कही गई पर्यावरण और लैंगिक समानता, यानी हम समान रूप से सबको व्यवहार में लाकर दृष्टिकोण देखें। और जो शांति है, देखिए जिस तरह से आप देख रहे हैं अभी पूरे वैश्विक स्तर पर, या जो एक युद्ध का माहौल चल रहा है, या हमारे आंतरिक स्तर पर हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति, तो वो जो ये जो भाव है, खासकर जो स्काउट्स एंड गाइड्स को हमेशा सिखाया जाता है कि भाई दूसरों की सहायता करें, दूसरे के मन को भी पहचानें, और एक शांति का भाव, मतलब हम पूरे शांति के माध्यम से, ऐसा नहीं कि हमारे मन में उग्र भावना आए, दूसरों का सम्मान करते हुए, दूसरे को भी आगे बढ़ते हुए देखकर हम किस तरह इस हमारा जो परिदृश्य है उसको शांतिपूर्ण बना सकते हैं। और दूसरा जो बात पर्यावरण की कही कि आज हमें पर्यावरण की तरफ कितना अधिक ध्यान देने की दृष्टि है, और उस पर्यावरण की ओर ध्यान न देने से हमारा व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन भी कितना खतरे में है, ये आप सब जानते हैं, मुझे ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं। तो ये जो विश्व चिंतन दिवस है, ये जो 2023 की थीम है, वो सब इन बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है और और हमें जागरूक करने की प्रेरणा भी देता है। जी बिल्कुल, तो जागरूकता बेहद ज़रूरी है, और जागरूकता के लिए हम एक दिवस मनाते हैं। और ये मात्र दिवस नहीं होना चाहिए, हमें हर दिन इसे याद रखना होगा, हर दिन इसका चिंतन और मंथन करना होगा, क्योंकि हम जब दिन की शुरुआत करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम सिर्फ उठने बैठने सांस लेने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हमारा एक उद्देश्य है जिसको हमें जीना है। और ऐसे ही उद्देश्यों को हमारे दोनों विशेषज्ञ भी जी रहे हैं। सर लगातार जो है शिक्षा के लिए, और हमारे जो लगातार हिंदी है उसको लेकर कार्य कर रहे हैं, मैम हीलिंग के लिए कार्य कर रही हैं, वास्तु के लिए कार्य कर रही हैं, और सबसे महत्वपूर्ण किस तरीके से मोटिवेट आपको किया जा सकता है उसके लिए बात कर रही है। तो इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, चेन्नई से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार एमपी में। हाँ नमस्कार मैम, मैं जी किंजल बोल रही हूँ चेन्नई से। जी, सवाल कीजिए मैम आपका। हाँ जी, हमारे रिलेशन में एक भाई है, तो जी। उनको हम कितना भी मोटिवेट करते हैं वो मतलब आगे बढ़ ही नहीं पाते जी। उनको काफी बारी हम काफी समझाते हैं, लेकिन वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। वो एक कुछ चीजें हैं जिसमें उनको नेगेटिविटी से लेकर अपने नकारात्मक विचारों से इतना वो घिस चुके हैं कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। तो उस चीज के लिए आप हमें थोड़ा गाइड करें कि हम कैसे कुछ कर सकते हैं, उनको मदद कर सकते हैं। जी जी, चलिए मैं आपका सवाल रागनी जी से ही लेती हूँ, क्योंकि रागनी जी की पुस्तक भी आ रही है, तो मुझे लगता है वो जरूर आपकी मदद करेगी। जी रागनी जी। जैसा कि आपने बताया, मैं नाम थोड़ा नहीं सुन पाई जी। किंजल जी, आप जो व्यक्ति निगेटिव होता है ना, उसको थोड़ा समय लगता है, लेकिन सबसे पहले जानना चाहिए कि किन किन चीज़ों को लेके निगेटिव है, उसमें निगेटिविटी आई है तो क्यों आई है। यदि हम निगेटिविटी को पहचानते हैं उसकी, तो उसको फिर हमारे लिए आसान हो जाता है। पर यदि हम नहीं पहचान पाते तो भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसको अच्छा माहौल मिलना चाहिए। लगातार जैसे निगेटिविटी है या नकारात्मकता है,
तो उसको दूर करने के लिए उतनी पॉजिटिविटी लानी पड़ेगी। जैसे एक छोटा सा गिलास होता है, उसमें मटमैला पानी भरा है, उसको बिना पानी को बदले यदि हमको उसको साफ करना है तो हमें एक अच्छा साफ पानी तब तक डालना पड़ेगा जब तक कि वो पूरा पानी बदल ना जाए। इसका मतलब है कि जो भी नकारात्मक व्यक्ति है उसके साथ लंबे समय तक उसका आसपास का वातावरण सकारात्मक होना जरूरी है। जैसे ही उसने कोई निगेटिव बात बोली तो उसको तुरंत कट करके पॉजिटिव बोलने वाला होना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं तो करेगा नहीं, क्योंकि वो तो निगेटिव है। हर बात को विरोध में ले जाना, हर बात को शिकायत में ले जाना, ये उसकी आदत होगी। तो वो शिकायत और आदत को बदलने वाले जो सामने वाला माहौल है, ये घर का भी हो सकता है, ये स्कूल का भी हो सकता है, ये उसके मित्र भी हो सकते हैं। तो ये जब उसको पॉजिटिव करने के लिए सोच के रखेंगे कि हमें इसके साथ पॉजिटिव बात करना है, तब वो होगा। और मैं, जैसे आपने मुझे बताया बार बार हीलिंग से जुड़ी हूँ मैं, तो मैं यहाँ हीलिंग से टिप्स भी देना चाहूँगी। बिल्कुल। बहुत अच्छा होता है, हम सब जानते हैं कि जो समुद्री नमक होता है जी, वो निगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो बहुत निगेटिव होते हैं उनको सप्ताह में 2 बार नमक के पानी से नहाना चाहिए। अच्छा, एक बाल्टी पानी में 1-1.5 मुट्ठा अगर आपने नमक डाल लिया, उस पर नहा लिया, तो वो पानी आपकी निगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है। और कहीं ना कहीं नकारात्मक व्यक्ति के नकारात्मक होने में उसके परिवार का, उसके घर का भी रोल होता है। तो घर को भी पॉजिटिव करना जरूरी, क्योंकि एक व्यक्ति यदि निगेटिव है और बाकी पॉजिटिव है तो वो निगेटिविटी छोड़ेगा जरूर, और उसको घर के परिवार वाले लेते रहेंगे। तो घर को, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये वास्तु के टिप्स हैं कि घर को नमक के पानी से पोछा लगाना चाहिए और नमक को बाउल में रखना चाहिए। जब घर पॉजिटिव होगा तो उस व्यक्ति को पॉजिटिव करने में आसानी हो जाती है। और फिर उसके बाद में वही हमारे घर का वातावरण कैसा है, हमारे घर में क्या बज रहा है, क्योंकि आजकल जो माहौल है, घर में गाने बज रहे हैं, तो कौन से गाने बज रहे हैं, उस गाने से फ़ायदा क्या हो रहा है। यदि व्यक्ति दुखी है, बहुत नर्वस रहता है, डिप्रेशन में जा रहा है, तो कहीं पर भी ये दुनिया, ये महफिल, इस टाइप के गाने उसके आसपास नहीं बजने चाहिए, क्योंकि ये गाने और उसको डिप्रेशन में ले जाते हैं। तो निगेटिविटी जब बहुत बढ़ती तो हम डिप्रेशन के आसपास जाने लगते हैं। तो निगेटिविटी दूर करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन में आप उस बच्चे को ले जा सकते हैं और आसपास का माहौल अच्छा कर सकते हैं, उसे अच्छे गाने, अच्छी फिल्में भी दिखाई जा सकती हैं, क्योंकि कुछ फिल्में हैं जो मोटिवेट भी करती है। और बस माहौल चेंज करते उस बच्चे में अंतर आएगा, लेकिन समय लगेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा उसको पॉजिटिव माहौल मिलेगा उसके बाद ही पॉजिटिव। बिल्कुल। तो पॉजिटिव माहौल, सकारात्मक माहौल के साथ साथ आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। मेडिटेशन की बात मैम ने की है, और हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसमें ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं। हमें स्नान किस तरीके से करना है और नमक का जो उपयोग बताया है वो भी आप करिए, क्योंकि जो उपाय लिखे गए हैं, जो हमारे पुराने जितने, क्योंकि दादी नानी के नुस्खे अगर हम अपनाते चलते तो हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत पड़े, क्योंकि हमारे अंदर स्वयं वो सकारात्मकता जो है वो पहले से आ जाती है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि परिवार को भी एक साथ मिलकर एक दूसरे का साथ देना होगा और इस तरीके से आगे बढ़ना होगा, चिंतन करना होगा, क्योंकि हम लगातार आज बात कर रहे हैं चिंतन की। तो चलिए एक बार फिर डॉक्टर जवाहर कर्नावत जी का मैं रुख करना चाहूंगी। सर, लगातार जो हमारे कॉलर्स भी आ रहे हैं, चिंतन की हम बात करते हैं और ये चीज हमें स्काउट गाइड में सिखाई भी जाती है, कैसे अपने आप को हम शुरू से डिसिप्लिन रख लेते हैं। सेवा का भाव अगर हमारे मन में आ जाता है तो निश्चित तौर पर हम भटक नहीं पाते। उस विषय में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आज आपने कहा कि जो विश्व चिंतन दिवस है, और खासकर जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ ये गर्ल गाइड्स और वो भी इस तरह के कैंपेन चलाता है। जैसे 2008 में उन्होंने चलाया था लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। वो प्रोग्राम, वो कार्यक्रम उन्होंने चलाया पूरे वैश्विक स्तर पर, इसी विश्व चिंतन दिवस जिन्होंने शुरुआत किया। उसके बाद ग्लोबल एडवोकेसी कैंपेन चलाया, है ना। ये तो इस तरह के ये जो नियमित ये कार्यक्रम करते हैं, चैरिटी का 2015 में कार्यक्रम चलाया। तो ये जो विश्व चिंतन दिवस के माध्यम से भी हमारी नकारात्मकता किस तरह हट सकती है, इसका अभियान चलाया जा रहा है। दूसरा, ये हमारे पूरे वातावरण को भी अनुकूल, या जिसको कहा जाए कि वातावरण को एक अच्छी दृष्टि से देखकर निर्धारित करना, वो भी इस तरह की जो हमारा चिंतन दिवस है हमको प्रेरणा देता है। तो इसलिए पूरा एक सकारात्मक वातावरण तैयार करने के लिए हमें एक अनुकूल चिंतन, या जो उसके माध्यम से हम किस तरह, हम यूँ कह सकते हैं, जैसा कि अभी बात चल रही थी कि अच्छी पुस्तकें पढ़ना, अच्छे वातावरण में रहना, अच्छा माहौल को निर्मित करना, न केवल अपने लिए वरन समाज के लिए। तो ये सब बातें इसी तरह हो सकती है कि हम उसकी तरफ पूरा ध्यान दें, है ना। क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है, ये वास्तव में कभी कभी तो कई लोगों का जीवन बर्बाद कर देती है, बहुत अच्छा जी प्रतिभाएं नष्ट हो जाती है। तो ये जो विश्व चिंतन दिवस भी है कि आप चिंता नहीं, चिंतन कीजिए, है ना। क्योंकि केवल चिंता करने से तो आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। उस चिंता को हम अपने चिंतन के माध्यम से, हमारी सकारात्मक के माध्यम से हम किस तरह उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये भी इसका एक प्रमुख संदेश है।
बिल्कुल, और ये भी कहा गया, सर ने बहुत ही खूबसूरत बात की कि चिंता नहीं चिंतन कीजिए, और हमारे बुजुर्ग भी कह गए हैं कि चिंता चिता के समान होती है, तो चिंता बिल्कुल मत करिए। जीवन में सब कुछ खूबसूरत है, अपने इर्द गिर्द देखिए, वातावरण को देखिए, खूबसूरती को देखिए, उस खूबसूरती के साथ अपने जो विचार हैं उसको भी खूबसूरत बनाइए। और विचार खूबसूरत कैसे बनेंगे उसके लिए रागनी जी हैं, वो हमें लगातार टिप्स भी दे रही हैं। रागनी जी, क्योंकि आप एक पूर्व निवृत्त प्राचार्य भी रही हैं, सेवानिवृत्त प्राचार्य, और साथ ही लेखक भी हैं, और मुझे जहाँ तक याद है आप कवित्री भी हैं, तो कुछ ऐसे शब्द जो कि हमारे दर्शकों के जहन तक पहुंचे, कुछ कविता के माध्यम से अगर आप बताना चाहें तो। जी अवश्य, एक ऐसी कविता अपने पुख से ही सुनाना चाहती हूँ मैं, बिल्कुल। जो वर्तमान में मेरे पर पूरी फिट हो रही है जी। तो जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, मेरी एज को देख रहे हैं, तो मैं कैसे अपने आप को मोटिवेट, सकारात्मकता को भी हम देख रहे हैं। तो एक मैं अपनी बुक से कविता से मैं थोड़ा सा पढ़ूंगी इस चीज को, है ना, तो किस तरीके से मैं अपने आप को मोटिवेट रखती हूँ और किस तरीके से मैं आगे बढ़ रही हूँ, इसको लेके एक कविता है जी। नव सृजन का आलिंगन करने चली हूँ मैं, नव सृजन का आलिंगन करने चली हूँ मैं, दोनों पंख पसारे आसमां पे उड़ने चली हूँ। क्या बात है। उम्र की सीमा पीछे छोड़ चली, उम्र की सीमा पीछे छोड़ चली, नव सृजन का आलिंगन करने चली मैं। राहों की बाधाओं का कोई भय नहीं, राहों की बाधाओं का कोई भय नहीं, बाधाओं में राह ढूंढने चली हूं मैं। हवाओं से चुम्बन की डगर मेरी, ध्यान दीजिएगा, हवाओं से चुम्बन की डगर मेरी, हर हार को पीछे छोड़ चली मैं। वाह, बहुत सुंदर। नव सृजन का आलिंगन करने चली हूं मैं। जीत का उन्माद सर बोल रहा है, वर्तमान में जीत का उन्माद सर बोल रहा है, सागर की लहरों पर लोटन चली हूं मैं। चुनौतियों से करूं मुकाबला, चुनौतियों से करूं मुकाबला, जिद है मेरी, सफलता को गले लगाने चली हूं मैं। बहुत अच्छा। नव सृजन का आलिंगन करने चली हूं मैं। है दम तो तोड़ो हौसले को मेरी, है दम तो तोड़ो हौसले को मेरे, सपनों को यूं न झंझोड़ो मेरे। भौरा बन फूल से, यहाँ भौरा मतलब जो समानता और असमानता की बात है उसको लेके मैंने कहा है, भौरा बन फूल से अमृत पीने चली हूँ मैं। नव सृजन का आलिंगन करने चली हूँ। चिंतन कर्म में नित ढले लक्ष्य मेरा, चिंतन कर्म में नित ढले लक्ष्य मेरा, चाहे हो अमावस का घनघोर अंधेरा। हिले न मन डिगे न मन, हिले न मन डिगे न मन, तूफानों से लोहा लेने चली हूँ मैं। नव सृजन का आलिंगन करने चली हूँ मैं। बहुत खूब पंक्तियां। तो तूफानों से लोहा लेने चली हूँ मैं, नव सृजन का आलिंगन करने चली हूँ मैं। और ये आलिंगन है उस पॉजिटिविटी का, सकारात्मकता का, क्योंकि एज जो है वो नंबर है, ये बात आप रागिनी जी से सीख सकते हैं, और जो कर्मठता के साथ डॉक्टर कर्नावत जी हैं जो कार्य कर रहे हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। क्योंकि हम कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो रास्ता अगर आप देखना चाहेंगे, क्योंकि ये जो ग्लास होता है खाली और भरा दोनों होता है, आपका विजन क्या कहता है, आपका जो सोच है, आपका नजरिया क्या कहता है, वही आपको आगे लेकर चलता है। और बहुत ही खूबसूरत आज हम चिंतन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक सार्थक चिंतन है विश्व चिंतन दिवस पर। और जो रागिनी जी ने जो कविता सुनाई है, निश्चित तौर पर जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, नमस्कार एमपी का एक पैटर्न होता है जिसमें हम पर्यटन की भी बात करते हैं, फिट है और हिट की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मुझे लगता है आज हमने वो सब रोक दिया है क्योंकि ये विषय बहुत खूबसूरत है। और इस विषय पर हम आगे एक चीज़ मैं कहना जी बिल्कुल, मेरी अपनी सोच रही है, जब मैं जॉब में थी जी और मुझे टीचर्स को पढ़ाने का सौभाग्य मिला है, तो मैं चिंतन पे चिंतन करवाती थी। अरे वाह, तो ये मैंने एक प्रयोग किया था और ये बहुत मुझे बहुत आनंद दिया, और बाद में मेरे स्टूडेंट ने भी उसको बहुत एंजॉय किया था। तो कोई भी एक जो मैसेज आता है उस पर हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है, वो चिंतन पर चिंतन है। क्योंकि सामने वाले ने तो अपनी बात कह दी, मेरा उस पर क्या राय है, अब उसमें नज़रिया आ जाता है कि हम उस पर पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। लेकिन पॉजिटिव में भी कुछ सीखने मिलता है, पर ऐसा नहीं है, नेगेटिव में भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो हमेशा एक नज़रिया रखना चाहिए कि चिंतन पे चिंतन करना है, क्योंकि उससे ही आपकी एनालिसिस विश्लेषण प्रक्रिया काफ़ी तेज होती है, और फिर आप दुनिया को देखने का फिर वो नहीं रहता कि पोस्टर के इधर से देख रहे हैं या पोस्टर के उधर से देख रहे हैं। तो इस तरीके से चिंतन, इस तरह से भी चिंतन होना चाहिए।
बिल्कुल, तो चिंतन किस तरीके से होना चाहिए ये भी आपको सीखना होगा, क्योंकि हम चिंता में उलझे रहते हैं, एक मकड़जाल में उलझे रहते हैं और हमारा जीवन जो है वो नकारात्मक हो जाता है। किंजल जी ने जो बात की, जो उनके घर में एक परिवर्तन आ रहा है, नकारात्मक आ रहा है, उसको सकारात्मक आप कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, उसके लिए आपको ऐसे विशेषज्ञों की बातों को सुनना बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है कि नमस्कार एमपी ऐसे कार्यक्रम करता है। डॉक्टर कर्नावत का एक बार फिर से रुख करना चाहूँगी। सर, आज के दिन हमने बहुत सारी बातें की चिंतन को लेकर, वर्ल्ड थिंकिंग डे है, थिंकिंग का पैटर्न कैसा होना चाहिए, क्योंकि इस दिन का एक उद्देश्य हम लेकर चल रहे हैं, एक थीम लेकर चल रहे हैं, तो हमारे तमाम दर्शकों को वो बताना चाहेंगे आप कि आज के दिन की शुरुआत जो हुई है उसे हम सिर्फ एक दिन ना माने, महज एक दिन और कुछ घंटे का चिंतन ना माने, उसे आगे लेकर अपने जीवन में कैसे चले। देखिए, इस चिंतन दिवस का जो मुख्य उद्देश्य तो ये था कि सब लोग संगठित होकर एक यूँ कहना चाहिए कि आदर्श स्थिति का निर्माण करें जी। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि हम अपने एक निर्धारित उद्देश्य को बनाकर आगे चलने की कोशिश करें, क्योंकि हम कई जगह एक साथ, खासकर मैं युवाओं को और देखता हूं तो वो एक साथ कई मार्गों पर चलना चाहते हैं। क्योंकि मैं जिस तरह कही, मैं दो पंक्तियां इसलिए कह जाता हूं कि भाई उन्हें है सीढ़ियों की ज़रूरत जिन्हें छत पर जाना, जिनका लक्ष्य हो आसमां उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना। कई लोग कहते हैं कि वो मेरी मदद कर देगा, वो दूसरा मैं है उसके सहारे चढ़ जाऊंगा। हमको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, और वो रास्ता बनाने के लिए जब तक हमारा एक निर्धारित दिशा में सोच नहीं होगा, जब तक सोच नहीं होगा, सकारात्मक सोच नहीं होगा, मेरे ख्याल से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये जो विश्व चिंतन दिवस है, ये खासकर आपने देखा होगा कि ये गर्ल्स यानी महिलाओं के लिए विशेषकर है, क्योंकि वो जो शक्ति है वो शक्ति कई मोर्चों पर काम करती है। जो पुरुष हैं वो तो एक मोर्चे पर काम करते हैं, वो परिवार बनाती है, वो बच्चों को संस्कृति देती है, बच्चों को संस्कार देती है, तो इसलिए इस दिशा में विशेष रूप से उन्हें रखा गया है। तो इसलिए भी मैं इस विश्व दिवस, इस जो विश्व चिंतन दिवस को महत्वपूर्ण मानता हूँ कि वो शक्ति रहेगी तो पूरा जो विश्व है या पूरा हमारा समाज है वो एक आदर्श की ओर बढ़ेगा। बहुत सुंदर बात डॉक्टर कर्नावत कर रहे हैं, और यही एक चिंतन जो है हम लगातार करेंगे। मैम्स का भी रुख करेंगे, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ देवास से जुड़ रहे हैं। सर नमस्कार एमपी में आपका स्वागत है। जी, आपका सवाल कीजिए। मीरचंदानी जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? जी 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 जी, हाँ सवाल कीजिए आपका। हाँ मैम, क्लियर तो नमस्ते मैम। जी नमस्कार। हाँ मैम, मेरा बेटा 22 साल का है मैम जी। और उसको कपाल पर मैम ना वो हल्की सी लाइनिंग है, जैसे ना अपन शंकर भगवान जी को जैसे देखते ना लाइनिंग रहती है जी। और मेरे ससुर जी को भी काफी लाइनिंग, तो मेरे बेटे को बस ऐसा लगता है कि किसी ने बोला बेटा तू 22 साल का है, तो उसकी फोरहेड पे लाइनिंग क्यों है, तो उसको चिंता बहुत रहती है किस चीज की है, मतलब है ना लाइनिंग है, हल्की सी 2 लाइनें हैं फोरहेड पे। जी। मुझे लगता है रागिनी जी थोड़ा नॉर्मल है, वो नॉर्मल है, लाइनिंग क्यों है? जी जी जी, वो सामान्य है। आपकी चिंता का जो सबब है हम वो भी दूर करवा देते हैं। सर से पहले जिक्र कर लेते हैं। सर क्या लगता है आपको? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ यदि उसकी सारी गतिविधियां सामान्य हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कभी हमारे चेहरे पर दोनों तरफ तिल हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन अगर हम सामान्य हैं और सभी कार्यों को एक दिशा में चिंतन के साथ कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता, लेकिन अगर एक मोटिवेटर की दृष्टि से आप बताएंगी तो मैं समझता हूँ और कुछ शायद इस पर विस्तार से प्रकाश डाल सकते हैं। इस पर दीप्ति जी सर ने तो बता दिया, क्योंकि हमेशा तुलना करना चाहिए। देखो उसके पास तो, मेरे पास इतनी चीज़ें, उसके पास तो उतना भी नहीं है। यदि हमारे पास भगवान ने 2 पैर, 2 हाथ, 2 कान, 2 नाक सब कुछ दिया है, तो हमें उससे हमेशा सोचना चाहिए कि मेरे पास तो सब कुछ है। और रहा सवाल आपके केवल माथे पे लाइनें हैं और उसको लेके बच्चे उसको चिढ़ा रहे हैं, तो उससे कहिए कि वो, उसको कहना कि ये मेरी भगवान की देन है, ये मुझे आगे ले जाने वाली है। मतलब हम उस चीज़ को हमेशा पॉजिटिविटी में ले कि जो चिढ़ा रहा है, कोई बच्चा आपको चिढ़ा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उस अंगों को लेके और पॉजिटिव हो जाइए और सोचिए नहीं ये तो मुझे, ये मेरी कोई खास बात है, इससे मुझे कुछ खास मिलने वाला है। जब ये भाव उसके मन में आ जाएगा वो परेशान नहीं होगा ना, वो किसी के चिढ़ाने चिढ़ेगा, और हो सकता है वो इतना मोटिवेट हो जाए उसके बाद में कि वो और अपने आप को ज़्यादा काबिल समझने लग जाए किसी काम में। तो हमेशा यदि किसी चीज़ से कोई उसके दोस्त होता है, छोटे बच्चों में कुछ नई चीज़ देख के चिढ़ाया जाता है, तो छोटे बच्चों को हमें सिखाना चाहिए कि बेटा जो चीज़ आपको मिली ना उसको थैंक यू करो, भगवान को जी धन्यवाद बोलो और खुश हो कि इस चीज़ से तो मैं और आगे बढ़ने वाला हूँ। जिस दिन ये भाव आ जाएगा, ये सेल्फ मोटिवेशन की चीज़ें, उन्हें अपने आप को मोटिवेट करना उस बच्चे को कि नहीं, और अपने दोस्तों को बताना है
कि नहीं ये तो मुझे भगवान ने दिया, इससे तो मैं बहुत आगे जाने वाला हूँ। बिल्कुल, तो इसे पॉजिटिव लीजिए और मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब मिल गया है और बच्चे को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं जबलपुर से, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, एमपी में बहुत स्वागत है आपका। मैम मैं श्रीमती इंदिरा गौतम जबलपुर से बोल रही हूँ। जी इंदिरा जी। मैं मुख्य अतिथियों को प्रणाम करना चाहती हूँ, अभिनंदन करना चाहती हूँ। मेरा ये सवाल है जी कि मेरे छोटे नाती हैं 3, जी तो वो छोटी कक्षाओं में है। जी मैं चाहती हूँ कि वो जो कोई जिज्ञासा है ना, तो वो गूगल की तरफ दौड़ देंगे। अरे दादी गूगल में देखिए आप। तो मैं कहती हूँ नहीं बेटा, जो चीजें अपन बुक्स में मिल रही हैं तो वो मैं पढ़ना ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं कैसे उन बच्चों को बुक्स की तरफ लाऊं कि इससे पढ़ के वो आगे आदत डालें। ये मेरी बात है। जी जी। सर आपसे सवाल का जवाब देखिए, आपने ये जो प्रश्न किया ये आपकी समस्या नहीं है, आज हमारे लाखों बच्चों की समस्याएं हैं। आप अगर वो कुछ जान लेते हैं तो उसके बाद फिर उनसे पूछिए कि अच्छा इसके बारे में विस्तार से आप क्या जानते हैं। मैं हमेशा इस तरह के बच्चों से कहता हूं कि आपने एक प्रश्न तो जान लिया, जैसे आपने ये जान लिया कि आज विश्व चिंतन दिवस है, उसके बाद आपने 2-4 बातें और जान ली, लेकिन इसके बारे में आपका ज्ञान तब विस्तृत होगा जब आप इसके बारे में विस्तार से जाएंगे। और आप देखिए, आप जब गूगल में जाते हैं तो मैं तो खैर मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैंने कई ऐसी सूचनाएं देखी है जो वहां पर भी गलत हैं। मैं बिल्कुल उसको प्रमाण के साथ कह सकता हूं। जैसे हमारे कई बार हिंदी भाषियों की संख्या बहुत कम बताई जाती है पूरे विश्व में, या कि भाई भारत में कितने हिंदी भाषी हैं, वो गलत बताई जाती है। तो इसलिए आप उनको अगर मोटिवेट करेंगे कि बेटा ये ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो केवल ये शॉर्टकट यानी केवल इस विषय के बारे में 10 लाइनों की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरी की पूरी पुस्तक पढ़ना होगी। जैसे मैं पत्रकारिता का विद्यार्थी मुख्य रूप से रहा हूँ, मेरी पीएचडी पत्रकारिता में है, तो वो जब रिसर्च करने मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे बार बार ये कहता हूँ कि आप केवल इससे नहीं करते हैं, अगर आप किसी विषय में विषय करते हैं तो आपको कम से कम 25 पुस्तकें खंगालना पड़ेंगी। जैसे मैंने अपना जो शोध किया वो 25 देशों की हिंदी पत्रकारिता पर है। 25 अब देखिए 25 देशों में, इन देशों में मैं गया, वहाँ की मैं लाइब्रेरीज पुस्तकालयों में गया, वहाँ के जो नेशनल आर्काइव है वहाँ पर गया, उन लोगों से मिला, बातचीत की, तो कितना एक श्रम एक कार्य करने को ज़रूरत होती है। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि उनको कहें कि बेटा किसी भी अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो उसका हमें परिपूर्ण यानी पूर्ण ज्ञान लेना है, और उसके लिए हमें केवल गूगल सहायक, मैंने जैसा फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ कि वो सहायक है, वो नायक नहीं है। ये बात हम उनके बार बार उनके ध्यान में अगर हम लाएंगे तो शायद उनके भी समझ में जरूर आएगी। यही मेरा निवेदन। बिल्कुल, तो सहायक बनाएं, लेकिन कि आप ही नायक हैं ये भी आप याद रखें। और इस बात का सर ने बहुत अच्छा सवाल का जवाब दिया, मुझे लगता है आपके काम जरूर आएगा। और हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, प्रदीप साहू जी हैं, भोपाल से ही जुड़े हैं। प्रदीप जी बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार एमपी में। आवाज सुनाई दे रही क्या? जी जी बिल्कुल सर, आवाज आ रही है, आपका सवाल कीजिए। हाँ। मेरा एक प्रश्न जो है वो चिंतक महोदय से है जी, और दूसरा प्रश्न जो है वो मैडम से जी। चिंतक महोदय जी, ये बताइए कि चिंतन दिवस के जो विश्व चिंतन दिवस है इसके लिए आज ही का दिन क्यों? चिंतन तो विचार से आता है, विचारों के मंथन से आता है, इसके लिए तो 365 दिन भी काफी होते हैं और 24 आवर्स में कभी भी चिंतन या विचार या मंथन हो सकता है। ये जो चिंतक होता है, ये समाज में जो समस्याएं जो टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, भीड़ बढ़ रही है, तो समस्याएं भी बढ़ रही है। एक चिंतक जो है उन समस्याओं को सरल में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। जी। आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि मैं भी क्या टीचिंग लाइन का आदमी हूँ, आई एम एन एकेडमिशियन, तो पढ़ने लिखने में मेरा विश्वास है। और ये सोशल मीडिया वीडियो वगैरह प्रॉब्लम कर रहा है, ये में से पब्लिकली जाना चाहिए जनता में, तो बच्चे पढ़ने लिखने के थोड़े आदी बने, क्योंकि बुक्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। जी। दूसरा प्रश्न मेरा मैडम से है, मैडम आप चूंकि वास्तुशास्त्र पे जस्ट अभी देखा तो बात की, तो मैंने मुझसे रहा नहीं गया, मैंने चलो मोबाइल उठाकर बात कर लेते। वास्तुशास्त्र आपने राहु की भी बात की, तो ये वास्तुशास्त्र यानी आप ज्योतिष में ही विश्वास करती हैं। वास्तुशास्त्र जो है आदमी के लाइफ में परीक्षण करने में कितना परसेंटेज जो है रोल अदा करता है, और ज्योतिष की कितनी भूमिका होती है, क्योंकि मैंने भी ज्योतिष में बहुत साइंटिफिक रिसर्च किया। आई हैव गॉट सो मेनी अवार्ड्स इन एस्ट्रोलॉजी कंट्री वाइड। तो थोड़ा ना बताइए कि आपके व्यक्तिगत अनुभव क्या रहे हैं वास्तुशास्त्र में लाइफ को करेक्ट करने में।
जी जी सर, मैं जवाब ले लेती हूँ पहले सर। जी जी देखिए, 22 फरवरी का दिन इसलिए तय किया गया क्योंकि ये लॉर्ड बैडन पावेल जो विश्व चिंतक दिवस है उनका जन्मदिन है। और ऐसे ही दूसरे दिवस भी इसीलिए आपने देखा होगा कि हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं क्योंकि उस दिन संविधान में हिंदी को अंगीकार किया गया था। विश्व हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को मनाते हैं, इसलिए 22 तारीख को, चूंकि इसके जनक लॉर्ड बैडन पावेल का जन्मदिन है। जी बिल्कुल जी, मैडम आपका। मैं जरूर जवाब दूंगी। प्रश्न क्या था? वास्तु के ऊपर है ना। आपने प्रश्न किया है कि वास्तु से जीवन परिवर्तन में कितना प्रभाव डालता है और ज्योतिष का। तो आपने मुझसे वास्तु का चाहा है। मेरे जो अनुभव कहते हैं वो ये कहते हैं कि बाकी सारी विद्याएं व्यक्तिगत होती हैं। आप ज्योतिष है व्यक्तिगत है, आप जाके अपनी कुंडली बनवाएंगे, अपने प्रश्नों के उत्तर लेंगे। तंत्र विद्या होती है, हीलिंग होती, सारी विद्याएं जो है वो व्यक्तिगत होती है। लेकिन एक वास्तु ऐसा है जो केवल परिवार के लिए होता है। तो जब घर अच्छा होता है, परिवार मतलब घर, जब घर अच्छा होता है तो उसके इफेक्ट्स अच्छे आते हैं, हमारे घर में पॉजिटिविटी होती है और उसके बाद फिर हमारे व्यक्तिगत चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। तो इसलिए वास्तु, मैं सोचती हूँ कि वास्तु सबसे पहले नंबर पे होना चाहिए। वास्तु अच्छे करते ही रिजल्ट अच्छे आते हैं और मुझे ये चीज़ें मिल रही है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ग्रोथ करें। मेरी अभी नए 2-3 केस हैं जिसमें काफ़ी ग्रोथ है उनकी और एकदम से ग्रोथ डाउन हुई जब उन्होंने घर चेंज किया। तो उसका कारण कुछ नहीं निकला, जो जैसे वो काम कर रहे थे वैसे ही काम कर रहे हैं, जैसी प्रोग्रेस थी, जैसे उनके लोगों से कनेक्शंस थे वो सब थे, उसके बावजूद उनकी प्रोग्रेस रुकी। फिर मुझे मौका मिला और मैंने जब उनके घर को चेक किया तो घर में कुछ चीज़ें ऐसी मिली जो उनके कनेक्शन को काट रही थी। और ये सिद्ध होता है, मैंने ऐसी मेरी 1-2 नहीं 5-6 कम से कम स्टडी है कि घर ठीक होते ही हमारी सब चीज़ें फ्लो में आ जाती हैं। तो घर वास्तु क्या है? एनर्जी है। ज्योतिष क्या है? एनर्जी। सारी चीज़ें एनर्जी है। तो अपने अपने हर एनर्जी का महत्व होता है और वो एनर्जी ठीक करते ही हमें लाइफ में सकारात्मक परिवर्तन मिलने लगते हैं। बिल्कुल, तो एनर्जी का महत्व होता है और हम भी ऊर्जा से ही बने हुए हैं। आपने ये साइंस में पढ़ा ही होगा। तो ऊर्जा का महत्व कितना ज़्यादा, और हम उस फ्रिक्वेंसी में पहुंच जाते हैं तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होने लग जाता है, परिवर्तित तो होकर सब कुछ सकारात्मक दिशा में चलने लग जाता है। तो विश्व चिंतन दिवस क्यों मनाया जाता है, सर का ये भी सवाल था। तो ये आज का दिन लगातार हम समर्पित भी कर रहे हैं। नमस्कार एमपी इसको ही समर्पित है। मुझे लगता है जो भी जानकारी मैडम और सर ने दी है बहुत ही खूबसूरत है। एक बार और सवाल मैं सर से करना चाहूँगी, क्योंकि जो हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं, जो हम जिनको लेकर लगातार चिंतन करते आए हैं, महिलाओं को लेकर इसमें विशेष बात की जा रही है। जो गर्ल स्काउट हैं, गर्ल गाइड हैं, उनको लेकर, और शक्ति की आपने बात की है, और शक्ति स्वरूपा मैडम भी बैठी हुई हैं। इतने सारे गहन चिंतन मंथन उन्होंने किए हुए हैं, ज्योतिष हो, वास्तु हो, या फिर घर को संभालना, और उसके साथ शिक्षिका भी रही हैं। तो मुझे लगता है शायद मैं कुछ भूल भी जाऊँ, इतना कुछ है उनके लिए। तो आज का दिन महिलाओं की शक्ति के लिए, सशक्तिकरण के लिए भी है सर। तो हमारी जो यहाँ पर महिला दर्शक देख रही हैं, जो युवतियाँ देख रही हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम केवल परंपराओं को लेकर न चलें जी, कि भाई ये ऐसा होता आया था तो हम ऐसा ही करते रहें। उसमें हम नए आयाम क्या दे सकते हैं, क्योंकि ये परंपराएं कई बार मैंने देखा है जो स्त्री शक्ति को बांधे रखती है, उनको आगे नहीं बढ़ने देती है कि नहीं हमारे यहाँ तो ऐसा चल रहा है, ऐसे ही होगा। तो उन परंपराओं को भी तोड़ने की ज़रूरत है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ केवल, कि किसी ज़माने में एक समाज में जब रोटी जो है उसको मोड़ दिया जाता था, तवे पर जब डालते थे, है ना, उसको मोड़ दिया जाता था। लेकिन उसका क्या था कि वो मिट्टी का तवा था और उस समय वो तवा कहीं से टूट गया था थोड़ा सा हिस्सा, तो उसको मोड़ने की परंपरा चल गई। तो वो परंपरा, तो एक ने खोज किया कि आखिर इसका कारण क्या। तो उस समय वो परंपरा ठीक थी, लेकिन जब अब तवों का नया स्वरूप आ गया है, वहां पर उसको मोड़ने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि वो उस कारण था। तो इसलिए हमको नए आयाम खोजते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से मैं संक्षेप में ये कहूँगा, तो उनको एक नई शक्ति मिलेगी और वो एक अपना नया रास्ता भी बना सकती है। बिल्कुल, तो अनुसरण कीजिए लेकिन अंधानुकरण मत कीजिए, ये भी बहुत ज़रूरत है। और चिंतन मंथन हमेशा करते रहना चाहिए। और बहुत ही सुंदर आज का ये चिंतन रहा। सर का मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, डॉक्टर जवाहर कर्नावट जी, धन्यवाद सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। और साथ ही रागनी उपर जी हमारे साथ जुड़ी, मैम बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो विषय है उस पर मुझे लगता है कि आपने भी कुछ सीखा होगा, कुछ मंथन आप भी करेंगे। और जैसा कि सर ने जो सवाल किया था कि सिर्फ एक दिन का चिंतन मंथन नहीं होना चाहिए, इसे हर दिन अपनाएं और इसकी प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। 21 दिन का फॉर्मूला रागनी जी का भी अपनाइए। और चलते चलते मैं 4 पंक्तियों से समापन करना चाहूंगी। रागनी जी ने कविता सुनाई है तो मुझे भी कुछ याद आता है कि किया जो हौसला तो है यकीन मंजिल को पाएंगे, किया जो हौसला तो है यकीन मंजिल को पाएंगे, हुनर से आसमां को अपने कदमों पर झुकाएंगे। और रुके जल में नहीं वो दम जो झरनों से झलकता है, जो पत्थर राह रोकेगा उसे सीढ़ी बनाएंगे। तो पत्थरों से घबराइए नहीं, उसे सीढ़ी बनाइए और इस चिंतन के साथ, इस मंथन के साथ आगे बढ़िए। नमस्कार एमपी में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।
जी नमस्कार।